So welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Service Examination. Today we will discuss mainly five issues. First issue is related to ISRO and the next big challenge. Second issue is related to satellite tagging of sea turtles aims to aid conservation. Third issue is Trump withdraws US from UNFCCC, a key climate treaty. Fourth issue is related to Madhav Gadgil's enduring legacy in the Nilgiri Biosphere Reserve. Fifth issue is related to green governance. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about Indian Space Research Organization (ISRO). We will also discuss the historical evolution of ISRO, major ongoing and future missions of ISRO. India's space sector has transitioned from a government-led research phase to a commercialized new space era. इंडिया के स्पेस सेक्टर में गवर्नमेंट लेड रिसर्च फेज से कॉमर्शलाइज्ड न्यू स्पेस एरा में ट्रांजिशन हुआ है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर। इंडियन स्पेस सेक्टर एवोल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। इंडियन स्पेस सेक्टर के एवोल्यूशन को थ्री फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर वन, फाउंडेशन फेज 1960। नंबर टू, ऑपरेशनल फेज 1970s 90s। नंबर थ्री, एक्सप्लोरेशन फेज फ्रॉम 2000 टू प्रेजेंट। Number of foundation phase 1960s. Established by Dr. Vikram Sarabhai, father of the Indian space program. First sounding rocket was launched from Thumba in 1963 and ISRO was formed in 1969. 1960s का जो डिकेड रहा है वो इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए फाउंडेशन फेज रहा है। इस फेज में ही विक्रम साराभाई ने इंडियन स्पेस सेक्टर का यहाँ पर फाउंडेशन लेड किया था। यही वजह है कि विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर कहा जाता है। इंडिया का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च 1963 में थुम्बा से किया गया था। 1969 में इसरो फॉर्म किया गया। नंबर ऑपरेशनल फेज 1970 1990। 70s और 90s का जो डिकेड रहा है वो इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए ऑपरेशनल फेज रहा है। Launch of Aryabhata in 1975 and development of satellite launch vehicle SLV-3, which placed the Rohini satellite in orbit in 1980. This era saw the birth of the PSLV and GSLV. इस फेज के अंदर 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। साथ ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को डेवलप किया गया, जिसके थ्रू रोहिणी सैटेलाइट को 1980 में ऑर्बिट में प्लेस किया गया। 1970 एंड 90s का जो डिकेड रहा है, इस डिकेड में PSLV एंड GSLV रॉकेट का बर्थ हुआ। नंबर थ्री, एक्सप्लोरेशन फेज 2000 टू प्रेजेंट। शिफ्ट टुवर्ड इंटरप्लेनेटरी मिशन लाइक Chandrayaan-1, Mangalyaan, Chandrayaan-3, which made India the first to land on the lunar south pole. एक्सप्लोरेशन फेज में इंडियन स्पेस सेक्टर ने इंटरप्लेनेटरी मिशंस पर फोकस किया। 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। 2014 में मंगलयान लॉन्च किया गया। 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसने लूनार साउथ पोल पर लैंड किया है। करंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंडियन स्पेस सेक्टर का करंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? द सेक्टर इज नाउ गवर्न्ड बाय थ्री मेन एंटिटीज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इंडियन स्पेस सेक्टर को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आने वाले थ्री मेन एंटिटीज के द्वारा गवर्न किया जाता है। थ्री एंटिटीज, नंबर वन इसरो, नंबर टू इन स्पेस, नंबर थ्री न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। इन थ्री एंटिटीज के द्वारा प्रेजेंट में इंडियन स्पेस सेक्टर को गवर्न किया जा रहा है। नंबर वन, इसरो फोकसेस ऑन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज। एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज के कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसरो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर टू, इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर एंड ऑटोनोमस एजेंसी एक्टिंग एज अ सिंगल विंडो इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट प्लेयर टू प्रमोट प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इन स्पेस एक ऑटोनोमस एजेंसी है
जो कि इसरो एंड प्राइवेट प्लेयर्स के बिटवीन इंटरफेस का वर्क करती है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव टेकिंग करती है। नंबर 3, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, the commercial arm of ISRO, responsible for technology transfer, building rocket through industry consortia and marketing space product। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL इसरो की एक कॉमर्शियल आर्म है जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रॉकेट बिल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। About Indian Space Research Organization establishment formed on August 15, 1969, replacing the Indian National Committee for Space Research INCOSPAR। इसरो 15 अगस्त 1969 में फॉर्म किया गया। INCOSPAR को इसके थ्रू रिप्लेस किया गया। गवर्नेंस ऑपरेट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा इसरो को ऑपरेट किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक। कर्नाटक बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। लीडरशिप नारायण टुक ओवर अ चेयरमैन ऑफ इसरो ऑन January 14, 2025, सक्सीडिंग एस सोमनाथ। प्रेजेंट में नारायण के द्वारा इंडियन स्पेस सेक्टर को लीड किया जा रहा है। विजन हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट व्हाइल परस्यूइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करना इसका मेन विजन है। पिवोटल मिशंस एंड अचीवमेंट इसरो के कौन कौन से मिशंस रहे हैं और अचीवमेंट क्या रहा है। नंबर 1, लूनार एक्सप्लोरेशन के बारे में हम यहाँ पर कुछ मिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 2, इंटरप्लेनेटरी मिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर स्टडी नेविगेशन। नंबर 1, लूनार एक्सप्लोरेशन। लूनार के अंदर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रयान 1 इन 2008 डिस्कवर्ड वाटर मॉलिक्यूल ऑन मून। चंद्रयान 1 ने मून पर वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया था। चंद्रयान 2 which was launched in 2023 made India the first nation to successfully land a craft near the lunar south pole। Chandrayaan 3 लूनार साउथ पोल पर रीच हुआ। यही वजह है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री बना जिसने साउथ पोल तक रीच किया। नंबर 2, इंटरप्लेनेटरी मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन इन 2013-14 मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स ऑर्बिट इन इट्स मेडन अटेम्प्ट। इंडिया ने 2014 में अपना एक मार्स मिशन यानी मंगलयान लॉन्च किया था। इंडिया फर्स्ट कंट्री बना जिसने मार्स ऑर्बिट तक अपने आप को रीच किया। नंबर 3, सोलर स्टडी आदित्य L1 is India's first dedicated mission to study the sun from the L1 लॉन्ग पॉइंट। L1 लॉन्ग पॉइंट से सन की स्टडी के लिए सोलर आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन रहा है। नंबर 4, नेविगेशन नेव IC IRNS is an indigenous regional satellite navigation system providing positioning service over India and surrounding areas। मेजर ऑनगोइंग एंड फ्यूचर मिशंस प्रेजेंट में कौन कौन से मिशंस चल रहे हैं या फ्यूचर में कौन कौन से मिशन सेट किए गए हैं इसरो के द्वारा। गगनयान 2025 इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू सेंड अ 3 मेंबर क्रू टू लो अर्थ ऑर्बिट। गगनयान इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन रहा है जिसके थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट में 3 मेंबर क्रू को सेंड किया गया। आदित्य L1 2024 इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन करंटली ऑर्बिटिंग L1 लॉन्ग रेंज पॉइंट। आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। करंट में L1 लॉन्ग रेंज पॉइंट को ऑर्बिट कर रहा है। स्पाडेक्स a space docking experiments crucial for building a space station and in orbit refueling। स्पेस स्टेशन बिल्ड करने के लिए इंडिया की तरफ से स्पाडेक्स भी लॉन्च किया गया है।
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS planned indigenous space station by 2035 with the first module expected by 2028। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया ने प्लान किया है कि 2035 तक इंडिया में अपना इंडिजिनस स्पेस स्टेशन होगा। फर्स्ट मॉड्यूल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2028 तक सेंड किया जाएगा। चंद्रयान 4 अ लूनार सैंपल रिटर्न मिशन प्लान्ड फॉर अराउंड 2027-28। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027-28 में चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा। शुक्रियाना वीनस ऑर्बिटर मिशन अप्रूव्ड फॉर लॉन्च इन 2028 टू स्टडी द वेनिसन एटमॉस्फेयर। वीनस एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए 2028 के लिए शुक्रियान इट मींस वीनस मिशन यहाँ पर अप्रूव किया गया है। कि रिसेंट पॉलिसीज इंडियन स्पेस सेक्टर से रिलेटेड रिसेंट पॉलिसीज क्या रही हैं इंडिया में। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 permit non-governmental entities to engage in end-to-end space activities including satellite operation and rocket manufacturing। सैटेलाइट ऑपरेशन एंड रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। लिबरल एफडीआई पॉलिसी 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई पॉलिसी स्पेस सेक्टर के लिए लिबरलाइज की है। अराउंड 100% एफडीआई इन सेवरल एरियाज अप टू 100% ऑटोमेटिक रूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस रिलेटेड कंपोनेंट। स्पेस रिलेटेड कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर 100% तक का एफडीआई अलाउ किया है। अप टू 74% ऑटोमेटिक रूट फॉर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन में 74% तक की एफडीआई यहाँ पर अलाउ की है। अप टू 49% फॉर लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस पोर्ट। लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस पोर्ट्स के लिए 49% तक की एवरेज यहाँ पर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। स्पेस वेंचर कैपिटल फंड रुपीज 1000 करोड़ फंड अनाउंस्ड इन 2024 टू सपोर्ट स्पेस स्टार्टअप्स ओवर 5 इयर्स। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रुपीज 1000 करोड़ रुपीज का फंड अनाउंस किया है। चैलेंजेस एंड इश्यूज रिलेटेड इंडियन स्पेस सेक्टर इंडियन स्पेस सेक्टर से रिलेटेड वेरियस चैलेंजेस एंड इश्यूज क्या क्या हैं। नंबर वन ग्लोबल मार्केट शेयर इंडिया अकाउंट फॉर ओनली 3% ऑफ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी प्रेजेंट में $8.4 बिलियन है। बट इस इकोनॉमी में इंडियन स्पेस का ओनली 2 to 3% रोल है। टेक्नोलॉजिकल गैप reliance on import for high-end component like specialized sensors and semiconductors। इंडिया आज भी हाई एंड कंपोनेंट लाइक स्पेशलाइज्ड सेंसर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के इंपोर्ट पर रिलायंस कर रहा है। स्पेस डेब्रिस मैनेजिंग ओवर 100 इंडियन ओरिजिन ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट रिमेन सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। इंडिया के मोर देन 100 इंडियन ओरिजिन ऑब्जेक्ट्स अभी भी ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहे हैं। ये एक बिग कंसर्न है कि किस तरह से इस डेब्रिस को मैनेज किया जाए। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी द लैक ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस एक्टिविटीज एक्ट टू डिफाइन लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस फ्रेमवर्क फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स का जिस तरह से स्पेस सेक्टर में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जा रहे हैं, इनके लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस फ्रेमवर्क से रिलेटेड इश्यूज को अभी भी डिफाइन नहीं किया गया है। इट मीन्स इंडिया में अभी भी कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस एक्टिविटीज एक्ट का लैक है। In this session, we will discuss about olive-reed turtle satellite tagging and tracking. Satellite tagging of sea turtles aims to aid conservation. Lecture is important for GS paper 3 for prelims. Why a news? In a first of its kind initiative, two olive-reed sea turtles on the Chennai city beach were satellite tagged and released back into the sea, aims to aid conservation. पहली बार टू ओलिव-रिड टर्टल्स का सैटेलाइट टैगिंग किया गया सो दैट इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। The olive-reed turtles are the smallest and most abundant of all sea turtles globally and are renowned for their unique mass nesting behavior. Olive-reed turtles स्मॉलेस्ट टर्टल्स हैं
और अपने यूनिक मास नेस्टिंग बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। द turtles typically nest along sandy beaches from December to April. दिसंबर और अप्रैल मंथ में सैंडी बीचेस पर ये नेस्टिंग करते हैं। की एम्स ऑफ सैटेलाइट टैगिंग, टर्टल्स का जो सैटेलाइट टैगिंग किया जा रहा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर वन, मैपिंग माइग्रेटरी रूट। नंबर टू, आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल हैबिटेट्स। नंबर थ्री, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। नंबर फोर, असेसिंग एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट। नंबर फाइव, फॉर्मुलेटिंग कंजर्वेशन पॉलिसी। नंबर वन, मैपिंग माइग्रेटरी रूट्स, identifying the exact path turtles take between their nesting beaches and foraging ground, which can span thousands of kilometers across international waters. ओलिव रिडल टर्टल्स ऐसा माना जाता है कि थाउजेंड्स किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। नेस्टिंग साइड और नॉर्मल लिविंग साइड जो है वो इनका सेपरेट होता है। नेस्टिंग के लिए थाउजेंड्स किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके ये ओडिशा बीच पर आते हैं। इसके पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिया में पहली बार इनका सैटेलाइट टैगिंग किया गया है। नंबर टू, आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल हैबिटेट, लोकेटिंग की हॉटस्पॉट सच एज foraging areas, breeding congregations and nesting sites to prioritize them for production. इनके प्रोडक्शन के लिए उन हॉटस्पॉट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर इनका फॉरेजिंग एरिया है, ब्रीडिंग कॉन्ग्रीगेशंस हैं, नेस्टिंग साइट्स हैं, इन सभी को पहले अंडरस्टैंड करना होगा। उसके बाद इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स इनके लिए टेकिंग किए जा सकते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, मॉनिटरिंग फाइन स्केल मूवमेंट, डिवाइडिंग पैटर्न एंड हाउ टर्टल्स यूटिलाइज नियर शोर वाटर्स ड्यूरिंग नेस्टिंग सीजन्स। Number 4, assessing anthropogenic threat, mapping where turtle movement overlap with high-risk human activity, such as intensive fishing zone, to help regulate fishers and reduce accidental bycatch. उन एरियाज को अंडरस्टैंड करना है जहां पर टर्टल का ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। उन एक्टिविटीज के थ्रू या उन साइट्स को अंडरस्टैंड करके इनके कंजर्वेशन को इंश्योर किया जा सकता है। नंबर 5, फॉर्मुलेटिंग कंजर्वेशन पॉलिसी, प्रोवाइडिंग रोबस्ट साइंटिफिक डाटा टू इन्फॉर्म द क्रिएशन ऑफ अ मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया एंड इंटरनेशनल कंजर्वेशन एग्रीमेंट। मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएट करने के लिए, इंटरनेशनल कंजर्वेशन एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए रोबस्ट साइंटिफिक डाटा सैटेलाइट टैगिंग के थ्रू टैगिंग किया जा सकता है। की फैक्ट्स अबाउट ओलिव रिडल टर्टल्स, ओलिव रिडल टर्टल्स के बारे में की फैक्ट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मास नेस्टिंग, a unique phenomena where thousands of female come ashore simultaneously on the same beach to lay egg. मास नेस्टिंग एडमिस एरिबाडा एक यूनिक फेनोमेना है जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल टर्टल्स साइमल्टेनियसली बीच पर आते हैं और एग लेइंग करते हैं। डाइट, दे आर omnivores feeding on jellyfish, shrimp, crabs and algae. Migration, they are highly migratory, traveling thousands of kilometers between feeding and mating ground. फीडिंग एंड मैटिंग ग्राउंड के बिटवीन थाउजेंड्स किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल करते हैं। ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, recent studies suggest Indian Ocean olive reed turtles are among the oldest, having survived past climate shift. रिसेंट स्टडी सजेस्ट करती हैं कि इंडियन ओशन में पाए जाने वाले ओलिव रिडली टर्टल्स जो हैं ये ओल्डेस्ट टर्टल्स हैं। पास्ट क्लाइमेट शिफ्ट होने के बावजूद भी इनका सर्वाइवल कंटिन्यू बना हुआ है। प्रोडक्शन स्टेटस टू ओलिव रिडली टर्टल्स, ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए क्या प्रोडक्शन गिवन किया गया है? द स्पीसीज इज ग्रांटेड द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोडक्शन इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। ओलिव रिडली टर्टल्स ये एक ऐसी स्पीसीज है जिसको इंडिया एंड इंटरनेशनली हाई लेवल का लीगल प्रोडक्शन मिला हुआ है। IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल कैटेगरी में है। वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर इसको प्रोडक्शन गिवन किया गया है। साइट्स अपेंडिक्स 1 में इसको प्रोटेक्ट किया गया है।
किसी भी स्पीसीज को अगर साइट्स अपेंडिक्स 1 में मेंशन किया जाता है देन उसका इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड प्रोहिबिट कर दिया जाता है। CMS बोन कन्वेंशन लिस्टेड एज अ माइग्रेटरी स्पीसीज। CMS बोन कन्वेंशन में इसको एक माइग्रेटरी स्पीसीज के तौर पर लिस्ट किया गया है। इट मीन्स इन सभी के थ्रू इस स्पीसीज को प्रोटेक्शन गिवन किया गया है। मेजर नेस्टिंग साइट्स इन इंडिया। ओलिव रिडली टर्टल्स के इंडिया में मेजर नेस्टिंग साइट्स कौन कौन सी हैं? Odisha's coast is the world's largest mass nesting site for olive ridley turtles, accounting for approximately 50% of global population. ओडिशा कोस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए। ग्लोबल पॉपुलेशन का 50% पॉपुलेशन ओडिशा कोस्ट पर ही अवेलेबल है। की साइट्स इन ओडिशा। ओडिशा में की साइट्स कौन कौन सी हैं? गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट रॉकरी। द ऋषिकुल्य एंड देवी रिवर माउथ, ये ओडिशा में की साइट्स हैं ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए। अदर नेस्टिंग एरियाज इन इंडिया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। ऑपरेशन ओलिविया, an annual mission by Indian Coast Guard to protect turtles along the Odisha coast। ऑपरेशन ओलिविया एक एनुअल मिशन है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ओडिशा कोस्ट पर टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंडक्ट किया जाता है। मैंडेटरी यूज ऑफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस TEDs इन फिशिंग ट्रोल्स। फिशिंग ट्रोल्स में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस का यूज अब मैंडेटरी कर दिया गया है। रिसर्चर्स also use tagging to study migration पैटर्न। इन टर्टल्स के माइग्रेशन पैटर्न को स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स अब इनका सैटेलाइट टैगिंग स्टार्ट किया है। मेजर थ्रेड बिफोर ओलिव रिडली टर्टल्स। Olive ridley turtles face several threats such as accidental entanglement in a fishing nets। फिशिंग नेट्स में इनका एंटेंगलमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइट पॉल्यूशन फ्रॉम कोस्टल डेवलपमेंट डिसऑरेंट्स हैचिंग्स। क्लाइमेट चेंज इम्पेयर द सेक्स रेशो ऑफ हैचिंग्स। हैचलिंग्स के सेक्स रेशो को क्लाइमेट चेंज भी इम्पेक्ट कर रहा है। पोचिंग ऑफ एग्स एंड टर्टल्स इज ऑल्सो कंसर्न। टर्टल के एग्स का पोचिंग एक बिग कंसर्न बना हुआ है। Recently, eco architect Dr. Madhav Gadgil passes away at 83. In this session, we will discuss the role of Dr. Madhav Gadgil in Western Ghat protection. He played a key role in setting up India's first biosphere reserve, the Nilgiri Biosphere Reserve. Why news? Madhav Gadgil, who passed away on January 7, 2026 at the age of 83, was a pioneer ecologist whose legacy is deeply intertwined with the creation and preservation of Nilgiri Biosphere Reserve. रिसेंटली माधव गैडगिल का डेथ हुआ है जिन्होंने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के क्रिएशन में प्रिजर्वेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। कंट्रीब्यूशन टू द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में गैडगिल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। गैडगिल गिवन द कंसेप्ट डॉक्यूमेंट फॉर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व which became India's first biosphere reserve in 1986 under UNESCO's Man and Biosphere Program। गैडगिल इंडिया के फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व के आर्किटेक्ट रहे हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को इन्होंने आर्किटेक्ट किया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बना और इसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन। थ्रू हिज रिसर्च ऑन एशियन एलिफेंट, गैडगिल realized the need for a large scale landscape level framework rather than isolated park, leading to the designation of the Nilgiri Biosphere Reserve across Tamil Nadu, Kerala and Karnataka। एशियन एलिफेंट से रिलेटेड गैडगिल जब रिसर्च कर रहे थे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि
बायोस्फीयर रिजर्व को फुल्ली तरीके से कंजर्व करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर सेपरेट तरीके से कंजर्व करने के बजाय इस पूरे एरिया को कंजर्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही वजह है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक पूरे एरिया के अंदर इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सका। इंटीग्रेशन ऑफ अ कम्युनिटीज, अनलाइक ट्रेडिशनल exclusionary conservation, Gadgil's model for Nilgiri Biosphere Reserve recognizes indigenous communities as integral to the ecosystem, advocating that conservation must coexist with local livelihood. गैडगिल ने एडवोकेट किया था कि कंजर्वेशन लोकल लाइवलीहुड के साथ कंजर्व किए जाने चाहिए। इट मीन्स जो भी पूरा ये रीजन है वेस्टर्न घाट का, इस वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन को लोकल पीपल के लाइवलीहुड के कंजर्वेशन के साथ ही इंश्योर किया जाना चाहिए। लोकल कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्पेशली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में टोडाज, क्रुम्बास, इरुलास, ये यहाँ पर कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं। इन सभी कम्युनिटीज को इस पूरे एरिया के कंजर्वेशन के साथ रिकॉग्नाइज किया गया। ब्रॉडर लीगेसी ऑफ गैडगिल, हमारे लिए गैडगिल का ब्रॉडर लीगेसी क्या है? गैडगिल कमेटी in 2011 he chaired the Western Ghat Ecology Expert Panel, which recommended declaring the entire Western Ghat as an ecology sensitive area with 3 graded zone ESZ 1, 2 and 3। 2011 में वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल को इन्होंने चेयर किया था और इन्होंने रिकमेंडेशन गिवन किया कि एंटायर वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के तौर पर डिक्लेयर कर देना चाहिए और इसको 3 ग्रेडेड जोन ESZ 1, 2 और 3 में डिवाइड कर देना चाहिए। लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस, गैडगिल वाज a key architect of the biological diversity at 2002 and a strong supporter of the forest right at 2006, emphasizing the empowerment of Gram Sabhaj। गैडगिल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के की आर्किटेक्ट रहे हैं। साथ ही इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट को स्ट्रांगली तरीके से सपोर्ट किया। ग्राम सभा के एम्पावरमेंट को इन्होंने एम्फेसाइज किया। इट मीन्स गैडगिल का एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा रोल रहा है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के आर्किटेक्ट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। People's Biodiversity Register, Gadgil pioneered PBRs, living document created by local communities to record native species and traditional knowledge, shifting power from institutions to citizens। PBR, People's Biodiversity Register, गैडगिल ने इसको पायनियर किया। PBR एक लोकल कम्युनिटीज के द्वारा नेटिव स्पीसीज के को रिकॉर्ड करने के लिए एक लिविंग डॉक्यूमेंट था जिसको गैडगिल ने पायनियर किया। साथ ही इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज यहाँ पर मेंशन की गई है। एकेडमिक लीडरशिप, he founded the Center for Ecological Science at the Indian Institute of Science, Bangalore in 1983, establishing a hub for ecological research in India। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर 1983 में गैडगिल ने इकोलॉजिकल साइंस सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस यहाँ पर फाउंड किया सो दैट इंडिया में इकोलॉजिकल रिसर्च को कंडक्ट किया जा सके। की ऑनर्स एंड रिसेंट डेवलपमेंट, गैडगिल को कौन कौन सा ऑनर गिवन किए गए हैं? चैंपियन ऑफ द अर्थ, in 2024, Gadgil received the UN's highest environmental honor for his lifetime commitment to community-led conservation। community-led conservation के लिए लाइफटाइम कमिटमेंट इन्होंने किया और यही वजह है कि 2024 में गैडगिल को UN's हाईएस्ट environmental honor इन्हें गिवन किया गया। Civilian Award, he was previously honored with the Padma Shri in 1981 and Padma Bhushan in 2013। Final work, Gadgil's recent efforts focused on studying the causes of catastrophic landslide in the Western Ghat, reinforcing his 2011 warning against unregulated development। वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड के
कैटोस्ट्रोफिक लैंडस्लाइड के क्या क्या कॉजेज हैं, इससे रिलेटेड स्टडी पर इनका प्रेजेंट में फोकस था। और 2011 में इन्होंने वेस्टर्न घाट में अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट के अगेंस्ट कुछ वार्निंग यहाँ पर गिवन किए थे। यही वजह है कि वो अभी भी इससे रिलेटेड इनकी रिसर्च कंटिन्यू थी, बट प्रेजेंट में इनका अब डेथ हो चुका है। In this session, we will discuss about green governance. Green governance in India involves balancing economic growth with environmental sustainability through policies, laws, institutions focusing on renewable energy, conservation, sustainable urban planning. किसी भी कंट्री में वेरियस पॉलिसीज, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के थ्रू जब इकोनॉमिक ग्रोथ का इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ बैलेंस किया जाता है, दिस इज नोन एज ग्रीन गवर्नेंस। इंडिया में भी ग्रीन गवर्नेंस है। ग्रीन गवर्नेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल रूट्स इन आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG। ग्रीन गवर्नेंस का आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल मेंशन है। कोर कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन गवर्नेंस। ग्रीन गवर्नेंस के कोर कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं? डेफिनेशन: integrating environmental concern into all decision making for sustainable development। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऑल एनवायरमेंटल कंसर्न को ऑल डिसीजन मेकिंग के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, दिस इज नोन एज ग्रीन गवर्नेंस। प्रिंसिपल: सस्टेनेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन अक्रॉस सेक्टर, ये सब प्रिंसिपल ग्रीन गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ग्रीन गवर्नेंस। आर्टिकल 48A DPSP, आर्टिकल 51A जी फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A DPSP स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48A के अंदर डीपीएसपी है, इट मीन्स यहाँ पर स्टेट के लिए ये ड्यूटी गिवन की गई है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव टेकिंग करें। आर्टिकल 51A जी फंडामेंटल ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। आर्टिकल 51A जी के अंदर सिटीजन्स को यहाँ ड्यूटी गिवन की गई है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल 21 राइट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 21 के अंडर ऑल सिटीजन्स को क्लीन एनवायरनमेंट का राइट मिला हुआ है। की लॉज इन इंडिया रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड इंडिया में की लॉज क्या क्या हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972, वाटर एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, एनवायरनमेंट प्रोडक्शन एक्ट 1986, एनजीटी एक्ट 2010, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। की इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू ग्रीन गवर्नेंस। ग्रीन गवर्नेंस से रिलेटेड इंडिया में की पॉलिसीज या की इनिशिएटिव्स कौन कौन से रहे हैं? नंबर ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नंबर ऑफ स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नंबर 3 पंच अमृत गोल, नंबर 4 ग्रीन अर्बनाइजेशन, नंबर 5 क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क, नंबर 6 इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नंबर 7 गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070, नंबर 8 एनहांस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नंबर 9 सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, नंबर 10 इंडियन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, नंबर 11 कोalition फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 12 ग्रीन डेवलपमेंट पैक अंडर G20 प्रेसिडेंसी, नंबर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC launched in 2008. The NAPCC identified 8 national missions to protect, promote understanding of climate change, adaptation and mitigation, energy efficiency and natural resource conservation. इंडिया में 2008 में NAPCC लॉन्च किया गया। इसके अंडर 8 नेशनल मिशंस को आइडेंटिफाई किया गया।
साथ ही क्लाइमेट चेंज, एडेप्शन, मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यहाँ पर 8 नेशनल मिशंस इसके अंदर लॉन्च किए गए हैं। नंबर ऑफ स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC. Under the SAPCC, states are required to develop their own action plan. As of 2022, 33 states and UTs have prepared their SAPCC. However, the implementation and monitoring of these plans remain a challenge. SAPCC के अंडर सभी स्टेट को अपने एक्शन प्लान, क्लाइमेट से रिलेटेड अपने एक्शन प्लान डेवलप करने की पावर गिवन की गई। 2022 तक इंडिया का अबाउट 33 स्टेट्स एंड यूटीज ने अपने SAPCC प्रिपेयर किए हैं, बट इनके इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग से रिलेटेड चैलेंजेस अभी भी परसिस्ट हैं। नंबर 3, पंच अमृत गोल, इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट फॉर यहाँ 500 गीगावाट नॉन फॉजिल फ्यूल कैपेसिटी बाय नॉन फॉजिल कैपेसिटी बाय 2030। पंच अमृत गोल इंडिया ने इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स स्पेशली क्लाइमेट कमिटमेंट हैं। फॉर एग्जांपल 2030 तक के लिए इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि 500 गीगावाट नॉन फॉजिल कैपेसिटी डेवलप करना है। नंबर 4, ग्रीन अर्बनाइजेशन, फोकस ऑन सस्टेनेबल सिटीज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन अर्बनाइजेशन के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल सिटीज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। नंबर 5, क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क, इंडिया में क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया है। नंबर 6, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इट प्रमोट द वाइड स्पीड एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी, एनहांसिंग ग्लोबल कॉपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी के वाइड स्पीड एडॉप्शन को प्रमोट करता है, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल कॉपरेशन को एनहांस करता है। नंबर 7, गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070, इंडिया ने 2070 तक के लिए नेट जीरो गोल फिक्स किया हुआ है। India's commitment to achieve net zero emission by 2070 mark a significant step toward absolute emission reduction. Absolute emission reduction के लिए इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन के टारगेट को सेट किया हुआ है। नंबर 8, enhanced nationally determined contribution, setting ambitious target for reducing emissions intensity and increasing renewable energy capacity. Number 9, significant growth in renewable energy capacity, rapid expansion in solar and wind energy installations, contributing to India's international non-fossil fuel energy. इंडिया ने सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन में रैपिड एक्सपेंशन किया है। यही वजह है कि इंडिया ने इंटरनेशनल नॉन फॉजिल फ्यूल एनर्जी टारगेट के लिए एक अपना बिग कंट्रीब्यूशन गिवन किया है, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ नॉन फॉजिल फ्यूल एनर्जी टारगेट हैं, उन सभी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर इंडिया का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन PM कुसुम PLI स्कीम फॉर सोलर PV मॉड्यूल 500 गीगावाट नॉन फॉजिल फ्यूल टारगेट बाय 2030। नंबर 10, इंडियन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, एस्टेब्लिशिंग अ कार्बन ट्रेडिंग स्कीम टू इंसेंटिवाइज एमिशन रिडक्शन एंड सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। एमिशन रिडक्शन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया है। नंबर 11, कोalition फॉर डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, focuses on building a resilient infrastructure to withstand climate induced disasters. क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर से विदस्टैंड करने के लिए इंडिया ने रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। नंबर 1, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अंडर G20 प्रेसिडेंसी, integrating green development principle into global economic practices, showcasing India's leadership in sustainable development. इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट साइन किया अदर कंट्रीज के साथ।
In this session, we will discuss about UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Trump withdraws US from UNFCCC, a key climate treaty. Why in news? The White House has announced the United States withdrawal from 66 global organizations and treaties. रिसेंटली व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रीटीज से विड्रॉ कर लिया है. दिस मूव टारगेट अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द नेशन मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस contrary to the interest of the United States. Withdraw from UNFCCC. The most significant withdrawal is from the United Nations Framework Convention on Climate Change. यूएस का मोस्ट सिग्निफिकेंट विड्रॉवल जो रहा है वो UNFCCC से रहा है. UNFCCC is a foundation pad serve as the primary platform for international cooperation on reducing greenhouse gas emissions and adapting to climate change impact. UNFCCC एक फाउंडेशनल पैक्ट है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म के तौर पर वर्क करता है. व्हाट इज यूरोपियन यूनियन रिस्पॉन्स? यूएस ने UNFCCC से अपने आप को एग्जिट किया है. इससे रिलेटेड यूरोपियन यूनियन का क्या रिस्पॉन्स रहा है? यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट चीफ डिस्क्राइब द यूएस डिसीजन एज रिग्रेटेबल एंड अनफॉर्चुनेट. ईयू क्लाइमेट चीफ ने यूएस के इस डिसीजन को अनरिग्रेटेबल एंड अनफॉर्चुनेट कहा है. Despite the exit of world's largest economy and second largest emitter, the European Union has pledged to continue leading global climate action and working alongside other nations to address the crisis. यूएस जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी रखता है, सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है, यूरोपियन यूनियन ने प्लेज किया है कि वो ऑल ग्लोबल क्लाइमेट समिट्स को लीड करेगा. अबाउट UNFCCC. UNFCCC is a foundational international environment treaty. UNFCCC एक फाउंडेशनल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है. Origin adopted in 1992 at the Rio Earth Summit and entered into force in 1994. UNFCCC 1992 में रियो अर्थ समिट के ड्यूरिंग अडॉप्ट किया गया था. 1994 में इसको इन्फोर्स किया गया. ऑब्जेक्टिव to stabilize greenhouse gas concentration to prevent dangerous human interference with the climate system, ensuring food security and sustainable development. ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव रहे हैं. मेंबरशिप इट है नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप विद 198 पार्टीज. 198 पार्टीज इसके मेंबर हैं. सेक्रेटेरिएट लोकेटेड इन बोन जर्मनी. UNFCCC का जो सेक्रेटेरिएट है वो जर्मनी के बोन में है. की प्रिंसिपल्स ऑफ UNFCCC. UNFCCC के की प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्विटी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सब्सिडियरी बॉडीज. नंबर ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Developed nations have greater historical responsibility and should lead mitigation efforts and support a developing nation. UNFCCC का जो पहला प्रिंसिपल है वो CBDR है, मीन्स कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेवलप्ड नेशंस को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा गिवन की गई है बिकॉज हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका हिस्टोरिकल रोल एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा रहा है. यही वजह है कि डेवलप्ड नेशन को मिटिगेशन एफर्ट बहुत ज़्यादा करने होंगे, साथ ही डेवलपिंग नेशंस के लिए सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड करना होगा. इक्विटी क्लाइमेट एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन कंट्रीज डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड सर्कमस्टेंसेस. क्लाइमेट एक्शंस
कंट्रीज के बेस पर होना चाहिए। इट मीन्स जिन कंट्रीज की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, क्लाइमेट एक्शंस उनको ज़्यादा टेकिंग करने होंगे। कुछ कंट्रीज जिनकी कैपेबिलिटी कम है, उन कंट्रीज को कम एफर्ट करने होंगे। कंट्रीज के कैपेबिलिटीज एंड सर्कमस्टेंस के बेस पर ही क्लाइमेट एक्शंस टेकिंग किए जाने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यूएनएफसीसीसी का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप, द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी मीटिंग एनुअली टू रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन एंड नेगोशिएट न्यू कमिटमेंट। कॉप यूएनएफ ट्रिपल सी की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एनुअली इसका मीटिंग होता है सो दैट न्यू कमिटमेंट से रिलेटेड नेगोशिएशंस किए जा सके एंड उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सब्सिडरी बॉडी, these include the subsidiary body for scientific and technical advice and subsidiary board for implementation, major agreement and protocol। UNFCCC के मेजर एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल्स क्या क्या रहे हैं? नंबर 1 क्योटो प्रोटोकॉल, नंबर 2 पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कमिटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस टू लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जितने भी हैं उन सभी कंट्रीज को लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट यहाँ पर गिवन किए गए क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर। नंबर 2 पेरिस एग्रीमेंट 2015 एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रीफरली 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। It introduced nationally determined contribution (NDC) which are voluntary climate plan. India and UNFCCC status. India ratified the UNFCCC in 1993 and the Paris Agreement in 2016. इंडिया ने UNFCCC को 1993 में रेटिफाइड किया, पेरिस एग्रीमेंट को 2016 में रेटिफाइड किया। नोडल एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया की नोडल एजेंसी है जो कि UNFCCC के साथ अलाइन है। टारगेट, कमिटेड टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट रखा है। रिसेंट डेवलपमेंट, एट COP 29 बाको 2024 इंडिया एडवोकेटेड फॉर अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल अर्जिंग डेवलप्ड नेशंस टू मोबिलाइज USD 1.3 बिलियन एनुअली इन क्लाइमेट फाइनेंस। 2024 का COP 29 बाकू में कंडक्ट किया गया। इंडिया ने यहाँ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG के लिए एडवोकेट किया। साथ ही डेवलप्ड नेशंस से यहाँ पर अर्ज किया कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर एनुअली 1.3 बिलियन USD मोबिलाइज किया जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।